में उस समय हुआ, और उसमें कैसे हुआ कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग थी, उनकी जो पेयरिंग थी उसके वजह हुआ, दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन की वजह हुआ। अब आपको ये पता चला कि मियोसिस में ही, जब आप मियोसिस को पढ़ते हो ना, देखो एक चीज़ थोड़ा ध्यान दो, जब आप मियोसिस को पढ़ते हो तो यहाँ पे एक M1 डिवीज़न है, एक M2 डिवीज़न है, ठीक है। M1 डिवीज़न में यहाँ पे आपके इस तरीके से मेंशन करते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, सबको फर्स्ट इस तरीके से मेंशन करते हैं, और इसमें सब में सेकंड मेंशन कर देते हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटा सेकंड, एनाफेज सेकंड, ठीक है, टीलोफेज सेकंड। देखो जैसा आप जानते हो ये रिडक्शन डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, 2n से n नंबर वाली 2 सेल बनती है, क्रोमोसोम रिड्यूस होता है। लेकिन उसके पहले ये जो आपका प्रोफेज है, इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें एक बार क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। जो प्रोफेज है इसके अंदर एक बार क्रॉसिंग ओवर होता है, और जब यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है तो इस क्रॉसिंग ओवर से एक रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट किएजमेटा की वजह से बनते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रिकॉम्बिनेशन है, दूसरा जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो बेसिकली कहाँ हो रहा है, ये तब होगा जब हम लिंकेज की बात कर रहे होंगे, तब हम बात करेंगे जब हम लिंकेज की बात कर रहे होंगे। अगर वो लिंकेज नहीं है तो वो सिर्फ पेयरिंग की वजह से हो रहा होगा। तो जो मेंडल का ये रिकॉम्बिनेंट बन रहा था वो जस्ट पेयरिंग की वजह से हो रहे थे। जो मॉर्गन का बन रहा था, जो मॉर्गन बता रहा था, ठीक है, जो मॉर्गन जिसको बता रहे थे वो एक्चुअल में किसकी वजह हो रहा था, लिंकेज जो था उसमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो टूट रहा था। तो एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर जो ये फिनोमिना है, इसको जो है मॉर्गन ने बताया और इसके सिग्निफिकेंस को बताया कि इसकी वजह से लिंक जीन टूट जाते हैं। इससे हमें एक बात समझ में आई ना कि जब हम 2 जीन को बोल रहे हैं, जब हम 2 जीन के इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो 2 जीन, जैसे हमारे पास 2 जीन यही था ना, एक Y था एक R था, तो ये 2 तरीके से हो सकती है। एक तो तरीका ये था कि एक पे Y रहे एक पे R रहे, और दूसरा तरीका है कि एक ही पे Y और R रहे। और यहाँ इस कंडीशन में उसने बोला कि यहाँ पे क्या चीज़ होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर की बात ये लिंकेज टूटेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए वो बोला अगर ये जीन दूर होंगे तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, अगर नज़दीक दूर होंगे ज़्यादा होगा, अगर नज़दीक होंगे तो कम होगा। और यहाँ जो चीज़ फॉलो होती वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होती, यानी 2 अगर लिंकेज नहीं पता है तब तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल वाला रूल है, और जब लिंकेज है, लिंक जीन है, तब ये क्रॉसिंग ओवर जो है मॉर्गन वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉर्गन ने क्या डिस्कवरी की थी और मॉर्गन ने क्या डिस्कवर किया था और मेंडल ने क्या डिस्कवर किया था। जैसे मेंडल के बाद तो मॉर्गन आ रहा है ना, मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दिया था, तो उसके बाद हमें पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि हमें पता लगा कि कुछ एक जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन है। जैसे आपको बोला ना, सटन और बावेरी ने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे थे तो हमें पता लगा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं कि मटर में 7 प्लांट है और मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज किया, तो मटर में कैरेक्टर ज़्यादा थे, ठीक है, और क्रोमोसोम के नंबर कम थे,
तब जल्दी ये बात कंफर्म होने लगी कि ऐसा होगा कि एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जो है जीन पॉसिबल होंगे। जब एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन पॉसिबल थे तब ये बात आई कि उनके इनहेरिटेंस में क्या वो मेंडल के रूल को फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे जब मेंडल के रूल से जब हमने करने की कोशिश की थी तो हम जो है जो गेमिट थे वो 50% रिड्यूस हो जा रहे थे, जो आपको दिखाया था एक कि उसमें जब हम बना रहे थे तो 1:1 ही आ रहा था, क्योंकि लिंक जीन जो है तोड़ने का थ्योरेटिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन नेचर में जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया फ्रूट फ्लाई पे, उसमें उसे पता लगा कि एक्चुअल में कोई भी लिंकेज परमानेंट नहीं होता है, ये टूटता है और मैकेनिज्म को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी के बारे में जो बात हुई, इनसे बेनिफिट क्या, ये सब पढ़ाने का मतलब क्या है, एक्चुअल में ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये जनरेट करती हैं वेरिएशन। जो आपका चैप्टर है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब कि अगले पीढ़ी से, एक पीढ़ी से, पुरानी पीढ़ी से, जो पुरानी जनरेशन है उससे नई जनरेशन में कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं। अब कैरेक्टर आने के बाद उसमें वेरिएशन भी आ रहे हैं। अभी आपको दिखाया था ना कि पेरेंट जनरेशन में वो कैरेक्टर नहीं थे लेकिन ऑफ स्प्रिंग में वो आ गए थे, तो इस वजह से ये वेरिएशन है। इस टाइप के वेरिएशन को फ्रेंड्स हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। एक्चुअल में एक चीज़ और आपको थोड़ा यहाँ बता दूँ मैं, देखो ये चार्ट आप बना के रखना। जो वेरिएशंस है इसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है। इसमें मानते थे ना कि जो बॉडी है वो दो तरीके से, पहले एक कॉन्सेप्ट होता था ना जिसमें मानते थे कि बॉडी दो पार्ट में बटी हुई है, एक सोमैटिक प्लाज्म और दूसरा जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था और सोमैटिक प्लाज्म ये वेजिटेटिव बॉडी थी, ये जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड था। तो सोमैटिक वेरिएशन भी होती हैं एडाप्टेशन की वजह से, इसकी वजह से एडाप्टेशन आते हैं, इनको हम फिजिकल एडाप्टेशंस भी बोलते हैं। और एवोल्यूशन की एक थ्योरी है लैमार्क की थ्योरी, ठीक है, जिसे बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड का मतलब जो लाइफ टाइम में गेन किया जाए। तो इस चीज़ को बेस बना के ना लैमार्क ने अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी दी। इस पे जो है लैमार्क के एवोल्यूशन का थ्योरी बेस था। और बाद में ये पता लगा कि ये इनहेरिटेबल नहीं है, इनका इनहेरिटेंस नहीं होता है, इनका इनहेरिटेंस नहीं है, ये इनहेरिटेबल नहीं है, ये मरने के साथ, ऑर्गेनिज्म के मरने के साथ ख़त्म हो जाती है। दूसरा जो है जर्म प्लाज्म की थ्योरी आई। एक्चुअल में लैमार्क की इस थ्योरी को गलत करने के लिए एक साइंटिस्ट अगस्ता वीजमैन ने जो थ्योरी दी थी कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, इसके अकॉर्डिंग जो जर्म प्लाज्म में वेरिएशन होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं। इसमें दो तरीके की वेरिएशन निकाली गई। इसमें एक वेरिएशन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और दूसरे वेरिएशन को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। जो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है इसी को हम म्यूटेशंस भी बोलते हैं। ये दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने मेंडल के रूल को रीडिस्कवर किया था, जो 3 साइंटिस्ट उसमें से एक थे। इसके बेसिस पे इन्होंने अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी जिसमें भी कुछ कमियां थी, वो पूरी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उससे, और जो मॉर्गन की लिंकेज का ब्रेकडाउन है, क्रॉसिंग ओवर है, उससे
इन दोनों से जनरेट होता है। तो इन दोनों से जो वेरिएशन जनरेट होती है ये इनहेरिटेबल है, ये दोनों इनहेरिटेबल, एक्चुअल में यही इनहेरिटेबल है, तभी तो इसे बोला जा रहा ना जर्मप्लाज्म। तो ये जो है इस पे इस चीज़ को बेस बना के कि ये वेरिएशन से नई स्पीसीज बनती है, डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोलते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो बाद में क्या किया गया, इस म्यूटेशन थ्योरी और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया और इनसे बनाई गई सिंथेटिक थ्योरी, और उस सिंथेटिक थ्योरी को मॉडर्न एवोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं। वो बात मैं बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको इसमें ऐड हो रही हैं। तो एक्चुअल में ये बात ये थी ना कि ये जो वेरिएशन जो डार्विन ने बताया था कि इनका नेचुरल सिलेक्शन होता है, उससे नई स्पीसीज बनती है, तो इनसे ये पूछा गया था, किससे, डार्विन से। जैसे इससे ये पूछा गया कि ये तुम्हारी वेरिएशन कैसे, कहाँ से आती है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, तो ये इसे बता नहीं पाए। ये इसको गोल गोल घुमाने लगे, पेंजेंसिस दुनिया भर की थ्योरी बनाने लगे जो आर्टिफिशियल थी, जो टिक नहीं पाई। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मेंडल से पूछा गया था कि तुम्हारा फैक्टर, मेंडल ये बताओ तुम्हारा फैक्टर फिजिकली किस चीज़ का बना जिसे तुम इनहेरिटेंस की बेसिस बना रहे हो, क्योंकि इनहेरिटेंस तो फिजिकल हो रहा है तो उसको कैरी करने वाला चीज़ भी फिजिकल होना चाहिए। तो मेंडल उसकी जवाब नहीं दे पाया था। एक्चुअल में डार्विन की प्रॉब्लम का सलूशन मेंडल के पास था। बात ये हुई थी ना कि मेंडल और डार्विन की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। देखो डार्विन की जो थ्योरी है ये करीब आई है 1856 में, ठीक है, और मेंडल जो है उससे पहले ही मेंडल की डेथ हो गई थी और मेंडल की रीडिस्कवरी हुई है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ जो है थोड़ा सा अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तो आप बातों को नहीं समझ पाएंगे। एक्चुअल में बात ये थी कि मेंडल जो है, मेंडल का जो वर्क प्लेस था ऑस्ट्रिया, एक कंट्री है ना ईस्टर्न यूरोप में ऑस्ट्रिया, और जो डार्विन का वर्क प्लेस था वो था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन और पुर्तगाल ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे जो ज़्यादा एडवांस कंट्री थे, और जिस तरफ मेंडल रहता था वो ज़्यादा इन्फीरियर माने जाते थे एजुकेशन वगैरह में। तो मेंडल का वर्क कभी पब्लिश नहीं हुआ, और पब्लिश नहीं हुआ तो डार्विन उसे जान नहीं पाया। अगर डार्विन को मेंडल का पेपर हाथ लग जाता तो डार्विन को कोई भी उस समय जो क्वेश्चन, जो क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती थी वो ना झेलनी पड़ती, और वो बता पाता कि उसके वेरिएशन का सोर्स क्या है। तो डार्विन नहीं बता पाया उसके वेरिएशन का सोर्स क्या, और बाद में तो ये भी पता लगा कि डार्विन जिन कॉन्टिन्यूस वेरिएशन को नई स्पीसीज के लिए जिम्मेदार मान रहा है वो एक्चुअल में नई स्पीसीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते, वो रिकॉम्बिनेंट टाइप बनाते हैं जो कोई ओरिजिनल नहीं है। जैसे F2 जनरेशन में ये जो बने तो ये क्या नई स्पीसीज बन गई, ये भी तो मटर का प्लांट है ना, और डार्विन इनको नई स्पीसीज ही बना दे रहे थे। तो बाद में इस बात को भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है नियो डार्विनिज्म। इसी वजह से ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो आपका जेनेटिक्स एवोल्यूशन का चैप्टर है ये आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है, इसी वजह से मैं इनको एक साथ पढ़ा रहा हूँ, और ये स्टोरी मैं आपको कई बार सुनाऊँगा, और कोशिश ये करेंगे कि आप उन लिंक को समझ पाएँ। अगर इन लिंक को समझ पाएंगे तभी आपको बेहतर ये कॉन्सेप्ट आ पाएगा। जनरली स्टूडेंट को ये आता नहीं है, जैसे तैसे वो काम तो चलाता है बट उसे वो आता नहीं है, और जब इसे आप समझ रहे होंगे तभी इकोलॉजी को भी समझ पाएंगे। तो हम तीनों चैप्टर, तीनों जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, अब इसमें हम अच्छा खासा हमने पढ़ लिया है। तो फिलहाल फ्रेंड आज के लिए फ़िलहाल इतना रहने देते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया इसको पहले आप पढ़िए और दिमाग में बैठाइए इसे। अगर इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करिए, और फीडबैक दीजिए क्लास का कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या बोर्ड पे या कुछ समझने में मुश्किल हो रही है, कोई डाउट और कुछ तो एक्टिव हो तब तो मुझे भी मज़ा आएगा ना। तो उससे कुछ क्वेश्चनिंग या कुछ आपको पूछना हो तो वो चीज़ आप पूछ सकते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें उससे बताऊंगा।
ठीक है, तो ये बातें आप समझ पाए। वेरिएशन का क्या मतलब, चैप्टर का नाम 2 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो हमें वेरिएशन को भी समझते हुए चलना है। तो अभी फ्रेंड हमने पोस्ट में 2 जीन इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया है। 1 जीन इनहेरिटेंस में थोड़ी चीज़ें बच रही हैं, उसे मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए फ़िलहाल इतना रहें। थैंक यू।